हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर दोबारा आपके सामने, जैसे मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, भीम पाठशाला के थ्रू हम आपको विद इन 45 डेज़ या के अंदर अंदर आपको आपका सिलेबस, जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं क्वेश्चंस आने की, उन टॉपिक्स को, आपके एंटायर सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप विद इन 45 डेज़ हम आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? देन बट वी नीड योर सपोर्ट। यस, मैंने आप लोगों से इस भीम पाठशाला के थ्रू एक स्लोगन आया था, शायद आपको याद है, और नहीं है तो मैं दोबारा से उसको रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि हम उसी स्लोगन के पीछे चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो स्लोगन आप लोगों की हेल्प से कंप्लीट हो। स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो वो एग्जैक्टली ठीक है। जितने हम एजुकेटेड होंगे, जितने हम लिटरेट होंगे, उतना ही हमारा कंट्री डेवलप करेगा, उतना ही बेनिफिट हमारी फैमिली को मिलेगा, उतना ही बेटर वे में हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, उतना ही बेटर वे में हम अपने आप को लग्जीरियस बना सकते हैं। बट शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत आपकी बेसिक से होती है। बेसिक इन द सेंस, आपने एक पायदान, एक सीढ़ी चढ़ चुके हो आप। लाइक 10th आपने क्रॉस किया, नाउ टर्न इज 12th। इससे सेकेंड स्टेप ऑफ योर करियर, यानी कि आपका जो करियर है वो यही से डिसाइड होने वाला है। अगर आप अच्छे मार्क्स गेट करते हो, सही से डेडिकेटेड होकर स्टडी करते हो, तो नो टेंशन, कोई टेंशन आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है। इज दैट क्लियर? बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। शेयर क्या है और क्या शेयर करना है, ये जनरल चीज़ें हैं, सभी को पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस भीम पाठशाला के माध्यम से आप लोगों को वो चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। ठीक है? वो इजी मोड में आपको नहीं मिल सकती है। जब तक आप उसके लिए ट्राई ना करो, एफर्ट्स यूज़ ना करो, स्ट्रगल ना करो। क्लियर है? अब कुछ बच्चे हैं जो स्टडी तो करते हैं, लेकिन उनको चीज़ें वो प्रॉपरली ना तो उनको याद हो पाती, ना उनको वो प्रैक्टिस कर पाते। ठीक है? तो 12th में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज़ टू शॉर्ट। आप लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखें। मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को दें, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना कम करें और अपने स्टडी टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपका पीक टाइम चल रहा है, और इस पीक टाइम में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों के सपने साकार करें। और कैसे हो सकते हैं? जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे। एक चीज़ मैं फाइनली आपको बता देना चाहता हूँ, सभी जगह आप कहीं ना कहीं लाइफ में शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कंप्लीटली आपको इसके लिए प्रॉपर वे से चलना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रॉपर वे से नहीं चलोगे, तब तक वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। सबसे बड़ी पावर एजुकेशन के अंदर है। अगर आप अच्छी तरीके से अपनी एजुकेशन गेट करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी तरीके से अचीव करोगे। इज दैट क्लियर? नाउ टर्म इज योर स्टडी। अब हम स्टडी की बात करते हैं। स्टडी में हमने बोला था आपको कि वॉल्यूम सेकेंड 24 मार्क्स के लिए है, बट अगर हम देखें वहाँ पे केवल 2 चैप्टर्स हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स और सेकंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर के बेस से। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके बेसिक के लिए है। उसमें थियोरटिकल जो पार्ट रिमेन रहेगा, जहाँ से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछ सकता है बोर्ड, उस पोर्शन को हम धीरे धीरे इसके साथ साथ, प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो नाउ टाइम इज दैट योर स्टडी टाइम स्टार्ट नाउ। हियर इज वॉल्यूम सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चैप्टर आपका शुरू होता है आपके मीनिंग से,
यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल, तो इसमें एक वर्ड आया, अकाउंटिंग तो करेंगे हम लोग कि उनको हम कंपनी के अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, शेयर से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं या शेयर की जो ट्रांजैक्शंस हैं या शेयर के साथ जब कंपनी डील करती है किस तरीके से वो उन एंट्रीज़ को, उन ट्रांजैक्शन को अपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करती है, कैसे उन चीज़ों को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है और कैसे उनके साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहला पॉइंट आता है आपका, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग की कि मीनिंग क्या है। तो हम पहले मीनिंग की बात करेंगे हम कंपनी की, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, शेयर्स होते कहाँ हैं, कंपनी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग का टर्म आता है, बेस जो आएगा निकल के वो आएगा आपका कंपनी से। तो कंपनी का मीनिंग क्या है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि बनावटी, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, ये हम लोगों की तरह नहीं है, लिविंग थिंग में नहीं आता है, इट जस्ट क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मतलब जो आपकी कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है और निरंतर चलने वाला एक ऑक्यूपेशंस होता है। ऑक्यूपेशंस इन द सेंस हम बात करें कंपनी के सेंस में बात कर रहे हैं, नॉट ए पर्सनल सेंस, ओके। तो कंपनी क्या है, लगातार चलने वाला एक एंटिटी है एंड एक कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होती है, कॉमन सील जस्ट ए स्टैम्प, सभी कंपनीज की अपनी एक स्टैम्प होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैम्प, उस स्टैम्प की सहायता से, उस स्टैम्प से जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट्स पे वो स्टैम्प होगी और देन उसके साथ एक अथॉरिटी सिग्नेचर होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस बन जाता है कि हाँ इस कंपनी के अंदर इसके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है। क्लियर है। तो कॉमन सील के थ्रू कंपनी अपने आप इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी कर सकती है। जैसे उसको कोई दूसरा बिजनेस परचेज करना है तो वो कंपनी उस कॉमन सील के बेसिस पे अपना बिजनेस परचेज कर सकती है, किसी का भी बिजनेस जो रनिंग बिजनेस है। लाइक जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने जैगुआर परचेज किया था, ठीक है, ओवरटेक कर लिया था उसको, तो इट मीन्स टाटा एक कंपनी है और टाटा कंपनी ने अनदर कंपनी को परचेज किया, तो वहाँ पे कॉमन सील और सेपरेट एंटिटी दोनों कॉन्सेप्ट चले थे। इज दैट क्लियर। तो मीनिंग क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, लगातार चलने वाला एक्टिविटी है और देन ये लगातार चलने वाली एक कंपनी है और विद ए कॉमन सील, यानी कि उसका एक अपनी कॉमन सील होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक मोहर होती है जिसको आप स्टैम्प बोलते हो। नाउ इसके बाद हम यहाँ से टर्म यूज़ करते हैं शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर का मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं शेयर्स। शेयर्स की बात करें, शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, यानी कि शेयर क्या है, एक यूनिट है जिसमें कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है। ईच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल या फेस वैल्यू, हर शेयर की एक वैल्यू होती है। सपोज दैट कंपनी का कोई शेयर है, शेयर इशू जब करती है तो उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इन द सेंस जैसे एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है, एक शेयर की कीमत लाइक 10 रुपीज़ है, एक शेयर की कीमत 50 रुपीज़ है। इससे डिपेंड एंटायरली ऑन द कंपनी कि कंपनी अपनी कैपिटल को कितने शेयर में, कितनी अमाउंट के शेयर में डिवाइड करना चाहती है। इज दैट क्लियर। होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जिन लोगों के पास वो शेयर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। यानी कि जो लोग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पास वो शेयर्स होते हैं, जो परचेज करते हैं, वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बोले जाते हैं। नाउ टर्म इज टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स कितने टाइप के होंगे उनको क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड करने के लिए सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2030 का सेक्शन 43 इसको क्लासिफाइड करता है और दो कैटेगरी में करता है। पहला है प्रीफरेंस शेयर्स और सेकंड है इक्विटी शेयर्स। यानी कि जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है और उसका सेक्शन 43 शेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स।
नाउ टर्म इज प्रीफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रीफरेंस शेयर्स होंगे क्या, इक्विटी शेयर्स होंगे क्या, तो इनको देखते हैं होते क्या है भाई। नाउ प्रीफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B, हम मेजर सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे 43 था कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ जो प्रीफरेंस शेयर्स आए हैं वो आए हैं सेक्शन 43 और सब सेक्शन बी दैन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं प्रीफरेंस शेयर्स आर, क्या होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। राइट टू रिसीव डिविडेंड, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है डिविडेंड। अब इस डिविडेंड को हम क्या करेंगे, दिस वर्ड डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है और जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। नाउ टू बी पेड एज फिक्स अमाउंट, या एक फिक्स अमाउंट उनकी डिसाइड कर दी जाती है कि भाई ये प्रीफरेंस शेयर्स है, इनको एक फिक्स अमाउंट हमें देनी है एज ए प्रॉफिट, और कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट, या फिर वो एक फिक्स रेट से कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा जब प्रीफरेंस के शेयर के बारे में बात होगी, जब भी प्रीफरेंस शेयर के बारे में बात होगी तो ऑलवेज ध्यान रखना उसके साथ एक परसेंटेज कैरी होगी, एक परसेंटेज कैरी होगी और यहाँ पे लिखा जाएगा प्रीफरेंस शेयर्स। इज दैट क्लियर, तो ये परसेंटेज क्या हो सकती है, 6%, 7%, 8%, यानी कि ये जो परसेंटेज है इससे पहले बिफोर द प्रीफरेंस शेयर जो परसेंटेज कैरी कर रहा है ये वर्ड, इसका मतलब ये है कि इन शेयर होल्डर को इतने परसेंट इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज। इज दैट क्लियर। नाउ सेकंड, इफ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स then preference shares holder has the right to receive the dividend before the equity shareholders। अब मैंने कैटेगरी यहाँ पे आपको दो बताई हैं, एक प्रीफरेंस शेयर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स। अब प्रीफरेंस शेयर्स के ऊपर अगर आप डिविडेंड देते हो, लेकिन वहाँ पे आपने क्रॉस कर दिया कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो तो बिफोर दैम, उनको देने से पहले यू हैव टू पे टू द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। आपको किसको पे करना पड़ेगा, सबसे पहले पे करेंगे हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीफरेंस का मतलब होता है पहल, पसंद। पूछते हो ना कि कोई भी मेहमान आए, सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो दैट्स अ प्रीफरेंस। आप उसकी समझ से चल रहे हैं, आप अपनी समझ से नहीं चल रहे हो। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हम प्रीफरेंस को पहले प्रायोरिटी देंगे कंपेयर दैट इक्विटी शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर। नाउ टर्म, दीज हैज़ द राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी गलती से बंद होती है, बाय मिस्टेक कंपनी वाइंड अप हो जाती है, लॉस हो जाता है और कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले कंपनी हैज़ टू रीपे टू द प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनी को वो पैसा किसे देना पड़ेगा, पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, न कि इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किसको करना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। तो हमने इसमें कितनी बातें सीखी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है कंपेयर दैन इक्विटी शेयर। दूसरी बात हमने क्या सीखी इसके अंदर कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, तो उसमें बंद होने से पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट किया जाएगा, उनका जो कैपिटल था वो उनको पहले पे किया जाएगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई थिंक ऑल क्लियर। मैं इस वीडियो को पॉज का वेट का मतलब इस वीडियो को आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जो कंटेंट यहाँ पे राइट है उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, दैन यू कैन कॉपी दैट। नाउ नेक्स्ट, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों से
ये हमने लेक्चर प्री रिकॉर्ड कर लिया था, तो दैन ये पीपीटीज हमने पहले से तैयार की थी आप लोगों के लिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को वन टाइम पे ही आपको समझा भी रहा हूँ और पीपीटी राइट भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ थियोरटिकल पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम सेव होगा और आप कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देख पाएंगे, ज़्यादा कंटेंट को समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ टर्म इज इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013। वहाँ पे 43 सेक्शन था, सब सेक्शन बी था प्रेफरेंस शेयर में, यहाँ पे सेक्शन 43 है और सब सेक्शन 1 है। कंपनी एक्ट एज इट इज है आपका, नो चेंज। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं? रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। टोटल कमांड जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, किसके ऊपर? किसी भी कंपनी के ऊपर जो भी कंपनी शेयर इशू करती है, यानी कि स्पेशली पब्लिक कंपनीज, क्योंकि पब्लिक कंपनीज के ही पास अथॉरिटी होती है शेयर को इशू करने की। प्राइवेट कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अपने शेयर्स इशू करे। कोई भी कंपनी पहले लिस्टेड होगी दैन शेयर इशू करेगी, अगर वो शेयर इशू करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पब्लिक कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे पैसा किसका लगा है? जनरल पब्लिक का लगा हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड रिगार्डिंग टू इक्विटी शेयर्स। इसको आप देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। पहला पॉइंट आता है आपका, डिविडेंड may or may not be paid on equity shares if it is paid on preference shares। ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए जैसा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया था, तो जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया जाए। सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करेगा भाई? इक्विटी शेयर होल्डर को कितने % का डिविडेंड देना है उसको डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस वन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कब करेंगे? एवरी ईयर, हर साल चेंज होगा। एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। अब डिक्लेयर प्रपोज तो कौन कर रहा है? रेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि वो कंपनी को रन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना पैसा हमें एज ए प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को देना है। इज दैट क्लियर? नाउ अगर हम बात करें डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। क्यों भाई? जब डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हैं तो शेयर होल्डर क्यों करेगा डिक्लेयर? एग्जैक्टली, शेयर होल्डर ही डिक्लेयर करता है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो शेयर होल्डर उस कंपनी के रियल ऑनर हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है कि कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग। उस एनुअल जर्नल मीटिंग में ये प्रपोज्ड डिविडेंड रेट वहाँ पे रखा जाता है और शेयर होल्डर से उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। जो वहाँ पे डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर को वो डिविडेंड दे दिया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कन्वर्टेबल नहीं है, उनको बदला नहीं जा सकता है। अगर आपने एक बार पैसा इक्विटी शेयर में लगा दिया तो यू आर परमानेंट इक्विटी शेयर होल्डर सो दैट कंपनी। आप उस कंपनी के परमानेंट क्या रहने वाले हो? इक्विटी शेयर होल्डर रहने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर बाय बैक भी कर सकती है, वापस ले भी सकती है, खरीद भी सकती है। वो अलग अलग कंडीशन है, आपको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखें कि एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को परचेज भी कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट इन ऑल सिचुएशंस या इन ऑल अफेयर्स। ऑल अफेयर्स भी लिख सकते हो, ऑल ऑल अफेयर्स, यानी कि कंपनी
कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट इन द सेंस बात करें, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर कंपनी के अंदर लिया जाएगा तो उसका वोटिंग राइट किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, होता तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास भी है, लेकिन वो स्पेशल सिचुएशंस होती है। ठीक है, वो परमानेंट बेसिस पे कंपनी के अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या क्या होता है? उसके पास वोटिंग राइट होता है कंपनी की ऑल सिचुएशन या ऑल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं पॉइंट्स को। डिविडेंड में और नॉट में भी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल गया और इक्विटी को नहीं मिला। वो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, अपने डिसीजंस हैं। अगर वहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा और सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड एज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर। हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो उस डिविडेंड के रेट को डिसाइड करेंगे, लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर। मैंने अभी एक नाम बताया था आपको, एजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग। ये जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट द फाइनेंशियल ईयर, और वहाँ पे डिसाइड होता है कि कितने परसेंट या किस रेट से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। नाउ इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल। इनको नहीं बदला जा सकता, इनको किसी भी चीज़ में चेंज नहीं किया जा सकता, इनको प्रेफरेंस नहीं बना सकते, इनको डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये इक्विटी हैं तो इक्विटी ही रहेंगे। एक कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स, एक कंपनी अपने शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को वापस परचेज कर सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स इन ऑल सिचुएशंस, यानी कि ऑल अफेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा राइट होता है कि वो कंपनी के डिसीजन में या अफेयर्स में, किसी भी अफेयर्स में, किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोग कॉपी कीजिए जस्ट। नाउ टर्म इज नेक्स्ट। On winding up, equity shares capital is repaid after the preference shares capital। यानी कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, जैसे मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आपको बताया था कि प्रीफरेंस शेयर के अंदर कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले पैसा किसका दिया जाता है? शेयर्स की बात हो रही है। सबसे पहले हम पैसा देंगे प्रीफरेंस शेयर को, जो आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको रीपे किया जाएगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। सेम थिंग। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये भी राइट होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि हमने शेयर की बात कर ली तो शेयर कैपिटल की बात होगी अब। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो पैसा आता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो वो कैपिटल कितने टाइप से हो सकती है? वो 3 टाइप से है बेसिकली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, जिसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। सेकंड है इशूड कैपिटल, और थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 3 कैपिटल हैं, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। यहां पे सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा आपको ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है? मीन्स ऑथोराइज कैपिटल मीन्स सच कैपिटल as is authorized by memorandum of a company to be the maximum amount of shares capital of a company। यानी कि कंपनी का क्या होता है? मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम आप लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ है बुक, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम फ्री टाइम में जिस दिन आपके लेक्चर से टाइम मिलेगा तो हम इसके लिए भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे।
इज दैट क्लियर? अगर आपको नीड है, समझना है तो कमेंट है, हमको कमेंट में राइट कर देना इस चीज़ को। नाउ तो मीन्स सच ए कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में यू हैव टू गिवन दिस, आपको बताना होता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल यानी कि हमारे मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी रहने वाली है। 1 CR यानी कि 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, या 50 करोड़, वॉट एवर, जितनी भी कैपिटल वो कंपनी रखना चाहती है वो उसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्लियर है? नाउ उसको बोलते हैं हम ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। वो ही कैपिटल रजिस्टर्ड होगी आपकी, ठीक है, उसी कैपिटल के साथ आपका कंपनी शुरू होगी। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शंस। ये इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपने फंड्स की नीड होती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, अपने बिजनेस को रन करना होता है, तो कंपनी को फंड चाहिए होता है। तो उस फंड को अरेंज करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम शेयर इशू करती रहती है, पब्लिक को इनवाइट करती रहती है कि भाई हमारे शेयर्स मार्केट में है, यू कैन परचेज दैम, आप उनको परचेज कर सकते हो। तो वो ही राइट किया है, मीन्स इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है खरीदना, किस चीज़ को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की 3 कैपिटल मैंने बताई, पहली ऑथोराइज जिसके साथ वो रजिस्टर्ड होगी, दूसरी इशूड जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है कि भाई मेरे इतने शेयर्स मार्केट में लॉन्च्ड है, आप उनको परचेज कर सकते हो, मैंने इशू किए हैं। देन अब डिपेंड करता है कि पब्लिक कितने शेयर सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब इन द सेंस परचेज करती है, बाय करती है। तो आपको ये बताना है इस सब्सक्राइब कैपिटल में कि लोगों ने इस कंपनी के इतने शेयर परचेज किए हैं। सपोज दैट कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है। अब 10,000 शेयर इशू तो कर दिए, लेकिन लोगों ने, पब्लिक ने केवल 9,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी, 9,000 के लिए अप्रोच की, तो उसकी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? 9,000 न कि 10,000, क्योंकि वो उसकी इशूड कैपिटल थी, इशू किए थे। देन सब्सक्राइब क्या होगा? सब्सक्राइब जो लोगों ने खरीदा है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अभी मैं तीनों के एग्जांपल देता हूँ। ऑथोराइज कैपिटल, मान के चलो कोई कंपनी 10 करोड़ या 10,000 शेयर के साथ क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है कि इस कंपनी के 10,000 शेयर रहने वाले हैं। क्लियर? एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है, वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। नाउ अब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने 5,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, कि लोग इसको परचेज कर लें और मेरी फ़ंड की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए, जो मुझे फ़ंड की रिक्वायरमेंट है वो मेरी फुलफिल हो जाए। तो इशूड कैपिटल में कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए, तो वो हो गई इशूड कैपिटल। क्लियर? देन इसके बाद बात करता हूँ मैं सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल वो 5 के 5 भी खरीद सकते हैं लोग, और 4 भी खरीद सकते हैं, और ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे वो सब्सक्राइब नहीं होगा। सब्सक्राइब केवल 2 ही हो सकते हैं आपके, या तो लोग या तो पब्लिक पूरे के पूरे शेयर परचेज कर ले, या फिर पब्लिक उसमें से कुछ कम शेयर परचेज कर ले। क्लियर है? 5 में से 4 परचेज कर लिए वो भी सब्सक्राइब है, और 5 के 5 सब्सक्राइब कर लिए वो भी सब्सक्राइब है। इज दैट क्लियर? नाउ मैं इसको, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। आई विल बैक इन 10 सेकेंड। यस, टर्म इज दैट इशू ऑफ शेयर्स। तो एक कंपनी अपने शेयर कैसे इशू कर सकती है वो हमको स्टडी करना है, उसका पता होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है सबके लिए। ए पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली आफ्टर इट्स हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंप्लाइंसेस। जो उसके कंप्लाइंसेस हैं उनको अगर वो लीगल कंप्लाइंसेस को पूरा करती है तो दैन कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही ऑथोराइज होती है शेयर इशू करने के लिए, अदरवाइज प्राइवेट के लिए प्रोविज़न नहीं है। क्लियर हुआ? तो कोई भी कंपनी अपने शेयर कब इशू कर सकती है? जब वो लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी, तभी वो अपने शेयर इशू कर सकती है। अब इसमें पॉइंट आते हैं 3। इन तीनों पॉइंट को देखिए। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, IPO,
और देन प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक जैसे नाम आ गया तो इससे पता लगता है जब कंपनी अपने शेयर किसको इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स आफ्टर मेड बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब क्या हुआ, पब्लिक अपने शेयर्स किसको इशू कर सकती है, पब्लिक को इशू कर सकती है। व्हेन एवर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज मेड द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन कंपनी के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है जब कभी भी वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी तब वो अपने शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। नाउ दीज कंपनीज आर नोन एज लिस्टेड कंपनी। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती हैं उनको हम लिस्टेड कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आईपीओ, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं आईपीओ होता क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सब्सक्राइब शेयर्स इज नॉन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब जब भी कोई कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम इशू करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही है तो उसको हम बोल देंगे सॉरी, उसको हम बोल देंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन अब टाइम टेक्नोलॉजी का है भाई, जब पहले टाइम में कंपनी इशू करती थी शेयर तो वो एक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से करती थी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया और इशू के माध्यम से वो क्या करती थी कंपनी, वो शेयर प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इशू करती थी, क्योंकि लोगों को इनवाइट करना होता था, लोग उसके थ्रू अप्लाई करते थे। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। नाउ टर्म इज दैट प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन बिफोर दैट मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे, अब कंपनी ऑनलाइन अपने शेयर इशू करती है। ठीक है, जैसे आपने डीमेट अकाउंट का नाम भी सुना होगा, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू क्या होता है, अब ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, मैंडेटरी है सबके लिए कि उसका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। हर्षद मेहता की एक बार स्टोरी आप चेक कर लीजिएगा, उसकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, तो आपको शेयर्स की कहानी समझ में आ जाएगी कि वो यहाँ से और वहाँ तक कैसे पहुँचा है। क्लियर है? तो आपको शेयर क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ हर्षद मेहता मत बनना, बी ए गुड मैन, बी ए गुड स्टूडेंट, बी ए गुड सिटीजन। ओके, क्योंकि हर्षद मेहता का एंड बड़ा ख़राब हुआ था और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऊपर वाला कभी कुछ गलत होने दे। क्लियर है? लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को ठीक रखें। क्लियर है? बात करें EIPO। EIPO का इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी अपने शेयर कहाँ इशू करेगी, ऑनलाइन करती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक IPO। भाई मेरे पास मोबाइल है, पहले वो बटन वाला आता था, की वाला, जिसके अंदर कीज़ होती थी, लेकिन अब फ़ोन, स्मार्टफोन है सबके पास, तो बच्चे भी अब फ़ोन चला रहे हैं, वो व्हाट्सएप और इसका ऐप और उसका ऐप, पता नहीं किस किस के ऐप है भाई। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि कंपनी यहाँ जर्नल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेगी। पब्लिक यहाँ जर्नल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेगी, सॉरी, जर्नल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। इस स्टेप में कंपनी जो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होगा, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टर्स होंगे, केवल उन्हीं को शेयर इशू करेगी। यानी कि यहाँ जर्नल पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे जर्नल पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है, केवल यहाँ पे सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स रहेंगे, उन्हीं को शेयर इशू करते जाएंगे जब भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होगी। क्लियर है पॉइंट? यस। पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। आई विल कम बैक विद इन 15 सेकेंड।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, भाई इशू हो जाएंगे, सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेगी कंपनी, किस बेस पे इशू कर रही है कंपनी उनको। तो इशू करने के पीछे भी मोटिव होता है कंपनी का कि वो किस पर्पज़ के लिए, अपने किस मोटिव के लिए उन चीज़ों को इशू कर रही है। तो पहला पर्पज़ आता है इसमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स में फॉर कैश यानी कि इशू। ओके, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में सबसे पहला स्टेप आता है कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करने वाली है। तो पहली कंडीशन आएगी इशू फॉर कैश, यानी कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। तो वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी, ठीक है भाई आप लोग आइए और मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्लियर है। दूसरा है आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जब कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, वो शेयर बिना पैसे के इशू कर रही है, बट बदले में तो कुछ चाहिएगा उसको, वो शेयर दे रही है, आप शेयर होल्डर बन रहे हो उस कंपनी के, बदले में क्या चाहिए कंपनी को सॉरी, तो बदले में कंपनी को चाहिएगा या तो वो एसेट्स परचेज करेगी सामने वाले बंदे से, सामने वाली पार्टी से या वेंडर से या किसी अदर फर्म से, या तो वो एसेट्स परचेज कर रही है और एसेट्स परचेज करने के बदले में कंपनी शेयर इशू करती है। यानी कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बदले में कैश देते हैं, तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एसेट्स के बदले में शेयर दे रही है। वो सामने वाले पर्सन को या सामने वाली पार्टी को या सामने वाले वेंडर को क्या बना रही है, अपने यहाँ शेयर होल्डर बना रही है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब क्या है, जब कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करेगी तो उसके दो मेथड हैं, देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज दैट लम्प सम मेथड और सेकंड इज इंस्टॉलमेंट मेथड। तो लम्प सम मेथड में क्या होगा, लम्प सम का मतलब होता है एक साथ पैसा आ जाना, एट ए वन टाइम पैसा, कंपनी के पास एक ही बार में पैसा आना है। तो अपने शेयर होल्डर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देगी कि भाई आप मेरे शेयर परचेज करना चाहते हो तो यू हैव टू पे वन टाइम अमाउंट, आपको एक ही बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लम्प सम मेथड, जब शेयर होल्डर एक ही बार में पैसा देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट वाले की, इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने कोई व्हीकल परचेज़ किया, ठीक है, और उसको परचेज़ करना चाहते हो, परचेज़ नहीं किया, परचेज़ करना चाहते हो, फंड इतना है नहीं आपके पास, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट आता है। ऑल्टरनेट से मतलब कि एक ऑप्शन देता है आपको बैंक या वो कंपनी कि हम आपको फाइनेंस पे ये चीज़, ये व्हीकल प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए कंडीशन होगी कि आपको उसका 10%, 15%, 20% या 25% अमाउंट डाउन पेमेंट पे करना होगा। तो यानी कि आप डाउन पेमेंट कर रहे हो और उस डाउन पेमेंट को हम बोलेंगे कि आप अप्लाइड कर रहे हो उस व्हीकल को लेने के लिए, ठीक है। वो एप्लीकेशन हो गई एक तरीके की, जो डाउन पेमेंट किया वो अप्लाइड सिचुएशन होगी, अप्लाइड स्टेप हो गया, तो उसी को बोलेंगे हम एप्लीकेशन। और बाकी का जो अमाउंट है उस कंपनी को जो आपको पे करना है वो इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, जो इजी इंस्टॉलमेंट बोली जाती है। अब मुझे तो पता नहीं है भाई कितनी इजी होंगी, वो आप लोग मुझे जज करके बताएं। और जो आसपास किसी ने फाइनेंस पे गाड़ी ली है उससे पूछे कि भाई कितनी इजी पड़ रही है आपको, ठीक है। मेंशन इन कमेंट ऑल्सो, क्लियर है, डोंट मेंशन यार प्लीज, जस्ट किडिंग। नाउ इन्वेस्टमेंट मेथड, सॉरी इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में आपको उस शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप्स क्या हैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको, आप इसको पॉज कीजिए, मैं जस्ट विद इन 15 सेकेंड कम बैक। Okay students, copy it. Now next, a company can call the amount of shares as, भाई जो आपका लमसम मेथड था वहाँ एक ही बार पैसा आएगा, कंपनी के पास वन टाइम अमाउंट आनी, लेकिन इंस्टॉलमेंट में स्टेप बाय स्टेप आएगा। पहला स्टेप एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा यानी कि थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड कॉल और फिफ्थ फाइनल कॉल। कोई भी कंपनी इन 5 स्टेप से ज़्यादा स्टेप में पैसा नहीं ले सकती है। वो इन्हीं स्टेप को कम तो कर सकती है लेकिन इनको बढ़ा नहीं सकती है। वो कम कैसे करेगी, सपोज दैट वो एप्लीकेशन का पैसा है और अलॉटमेंट हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर सकती है। फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल को कंबाइन कर सकती है।
आपकी सेकंड कॉल और फाइनल कॉल है, इन दोनों को कंबाइन कर सकती है। वो कंपनी के डिसीजन के ऊपर है, वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है कि वो शेयर होल्डर से पैसा कैसे लेना चाहती है। अब इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? जब आप कहीं अप्लाइड करते हो, अप्लाइड करने से मतलब आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, एक बुकलेट टाइप सी मिलती है। उसके अंदर उस स्कूल, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी डिटेल गिवन होती है कि वो क्या करना चाहता है, उसका विज़न क्या है, उसके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसका क्या इंफ्रा है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन। और उसी के बैक साइड आपका है, उसके मिड में कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करते हो और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर डिपॉजिट करके आ जाते हो विद फी, ठीक है? क्योंकि जब आपको प्रोस्पेक्टस मिला था तो आपने एक अमाउंट पे की थी, ठीक है? वो एप्लीकेशन फॉर्म की अमाउंट है, उस प्रोस्पेक्टस की अमाउंट है। क्लियर है? तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन। अब आपने अप्लाइड तो कर दिया, लेकिन डिपेंड करेगा उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि वहाँ पे आपके लिए सीट अलॉटेड हैं, सीट मिल जाएंगी आपको या नहीं मिलेंगी। वो सीट आपको अलॉट करेगा या नहीं करेगा, वहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है? वो डिपेंड है वहाँ के ऊपर। अगर आप कैपेबल हैं, आपकी परसेंटेज, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सब कुछ मैचअप है, अच्छे परसेंटेज है, तो आपको मे भी पॉसिबल है कि एडमिशन मिल जाए। तो जब आपको वो एडमिशन मिल गया तो इसका मतलब हुआ कि वो सीट आपको अलॉट कर दी गई। अलॉटमेंट समझ में आया? यानी कि अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपने अप्लाइड तो कर दिया कंपनी में शेयर्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने इन्वाइट किया आप लोगों को प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो इन्वाइट कर दिया। तो अब डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको शेयर देगी या नहीं देगी, तो उसी को अलॉटमेंट बोलते हैं। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो अलॉटमेंट स्टेप है, अगर नहीं दिया तो वो अलॉटमेंट नहीं होगा, कंपनी को अब वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है? वो रिफंड कितने दिन में करना है, एप्लीकेशन पे कितने % आना है, वो सारी चीज़ें वो थियोरेटिकल पोर्शन में है, तो वो आप लोगों को समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। नाउ फर्स्ट कॉल, यानी कि कंपनी अलॉटमेंट तो कर दिया, अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या कहती है? फर्स्ट कॉल, भाई मुझे पैसा चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड कॉल पे, क्लियर? देन फाइनल कॉल। तो ये 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप से बाहर कंपनी नहीं जा सकती है। नोट, यहाँ कुछ मेंशन है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है आपको कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर कितना आना चाहिए? मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। अगर मान के चलिए किसी शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है, सॉरी 10 तो ज़्यादा कम हो जाएगी भाई, 100 करते हैं, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? ₹5। यानी कि एप्लीकेशन जो आप फिल करोगे, अप्लाई जो करोगे, वो 5 रुपये के साथ करोगे, जितने नंबर ऑफ शेयर आपको परचेज करने। सपोज दैट आप 1000 शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो देन आपको एप्लीकेशन पे 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? दैट्स अ मिनिमम वैल्यू। SEBI, Security Exchange Board of India, prescribes that application money should not be less than 25% of issue price. SEBI बोलता है कि भाई जो एप्लीकेशन पे पैसा आएगा वो 25% आना चाहिए फेस वैल्यू। अब इसका 100 रुपीज़ का शेयर है, इसका 25% आप चेक कर लीजिए, तो यानी कि 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। अब सेम थिंग, 1000 शेयर हैं और दैन 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैन 25,000। यानी कि आपको जो एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन जो अप्लाई करनी है, उन शेयर के लिए अप्लाइड करना है, वो 25,000 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी कौन से रूल फॉलो कर रही है। मिनिमम अगर अपने अकॉर्डिंग चलती है तो 5% है, अगर वो SEBI के अकॉर्डिंग चलती है तो नॉर्मल सी बात है 25% होगा। क्लियर है? पॉज इट एंड कॉपी इट। Yes. Now come back
जर्नल एंट्री, जब आपकी कंपनी लमसम मेथड के थ्रू शेयर इशू करती है तो वो जर्नल में एंट्री क्या रिकॉर्ड करने वाली है, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। अभी तक जो हमने पढ़ा अबाउट शेयर्स, अबाउट कंपनी, प्रीफरेंस शेयर्स, कितने % आना चाहिए एप्लीकेशन पे, कैसे वो अप्लाइड करेंगे, आईपीओ क्या था, ईआईपीओ क्या था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन उनके बाद अब कंपनी का प्रोसेस शुरू होता है अकाउंटिंग का। तो कंपनी जब शेयर पे पैसा आएगा लमसम मेथड के थ्रू, क्योंकि वन टाइम पैसा आना है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगी जर्नल के अंदर। जैसे आप लोग सब जानते हैं, आपने जर्नल के रूल्स तो पढ़े होंगे, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। तो वहाँ पे रूल्स होते हैं क्या, जब भी बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज होती है, व्हेन एसेट्स ऑफ बिजनेस प्लस यानी कि इंक्रीज होंगी जब भी एसेट्स, तो वो हमेशा क्या रहेंगी, डेबिट होंगी। और एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगी तो वो हमेशा क्रेडिट रहेंगी। वो बिजनेस हो या कोई भी कंपनी हो, सीधा सीधा रूल है। जब भी एसेट्स बढ़ेंगी तो वो क्या होंगी, डेबिट, और जब भी एसेट्स घटेंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट। तो यहाँ आते हैं आप लोग, इन 4 रूल्स को देख लेना। और लायबिलिटीज़ के केस में देख लेना, लायबिलिटीज़ अगर अप जाती हैं यानी कि बढ़ती हैं तो वो हमेशा क्रेडिट रहेंगी। अगर ये लायबिलिटीज़ हमेशा घटती हैं तो ये डेबिट होंगी। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे पहली एंट्री बनती है, कंपनी के पास पैसा कहाँ आएगा, कैश में तो कोई आएगा नहीं कि भाई मान के चलो मुझे 100 शेयर परचेज़ करने हैं और 10 रुपये का आएगा तो 1000 रुपये मैं पॉकेट में डाले और मैं कंपनी के गेट पे पहुँच गया, भाई साहब मुझे 100 शेयर चाहिए, ये पकड़ो 1000 रुपये, ऐसे बोलेंगे आप लोग, नहीं हो सकता है। तो कंपनी को जितनी भी ट्रांजैक्शन आती हैं वो सबकी सब कहाँ आती हैं, बैंक अकाउंट में आती हैं, सीधी सीधी बात, क्योंकि सबकी सब चीज़ें लीगल होनी है, एक लीगल प्रोसेस है। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक आपका हो या कंपनी का हो, एसेट्स होती है। तो जब पैसा बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी एसेट्स बिजनेस की क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी। जब भी इंक्रीज होंगी डेबिट होंगी, डिक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी। तो यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ा तो वो डेबिट। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो पैसा रिसोर्स जनरेट हुआ कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से, एप्लीकेशन से। अलॉटमेंट इसके साथ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है यहाँ पे क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी थी, तो इस वजह से शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू विल नॉट बी यूज शॉर्ट फॉर्म, अदरवाइज जो एग्जामिनर साहब होंगे वो आपके मार्क्स कट कर देंगे, फिर आप ढूंढोगे कि नंबर तो कम आए हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। तो यहाँ पे पहले आपका बैंक है, डेबिट कर दिया। दैन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी कि उस फंड को रेज करने का ओरिजिन क्या था, तो ओरिजिन कहाँ से था, एप्लीकेशन से, तो आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया। एक नरेशन देंगे, विदाउट नरेशन विदाउट फॉर्मेट यू नेवर अटेम्प्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन। कभी भी बोर्ड के अंदर विदाउट प्रॉपर फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन करके मत आना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। तो प्रॉपर फॉर्मेट देना जरूरी है। ये जर्नल का फॉर्मेट है, जब मैंने दिया है मैं समझा रहा हूँ, तो आपको भी प्रैक्टिस हमेशा किस पे करनी है, फॉर्मेट पे करनी है। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम है, यहाँ बंदा अप्लाइड भी करेगा और साथ साथ कंपनी उसको अलॉटमेंट भी देगी, यानी कि उसके नाम वो शेयर भी कर देगी। क्लियर। तो इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग होल अमाउंट या एंटायर अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि पूरा का पूरा पैसा आपने कहाँ रिसीव कर लिया, एप्लीकेशन के साथ कर लिया। नेक्स्ट एंट्री बनती है इसकी, ये पैसा जहाँ से वो जनरेट हुआ था वो पैसा आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और कैपिटल आपके लिए क्या होती है, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। और जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का पैसा आपके पास आया, लायबिलिटी बढ़ी और वो बढ़ी तो हमेशा क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल क्या है आपकी, लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर। तो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा आप यहाँ नहीं रखोगे, इस पैसे को उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होनी है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर।
नाउ नरेशन में वही चीज़ देंगे, क्योंकि आपने वो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ट्रांसफ़र किया है तो उसी के बारे में राइट करेंगे। और सेकेंड एंट्री में नरेशन में कुछ और चीज़ है वो जो आप डिस्क्लोज करने वाले हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड मेक अलॉटमेंट, नॉट मेक इज जस्ट ए मेड, ये मेड आएगा, मेड अलॉटमेंट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो इनकी अमाउंट है वो डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट विद नरेशन। इस फॉर्मेट, इस डेमोन्स्ट्रेशन एंट्री। तो इन एंट्रीज को आपको ध्यान रखना है जब भी लमसम का क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में बोले कि सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है, तो वहाँ पे ये दोनों एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी। क्लियर है? पॉज इट एंड कॉपी इट। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक का आपका थियोरटिकल पोर्शन था। यहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है शेयर्स के लिए। अब इसके ऊपर जितनी भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझना है, कोई चीज़ आपको डाउटफुल है, आपको कहाँ किसके अंदर क्या चेंज चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करते हुए, तो आप प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी वो रिक्वायरमेंट इन द सेंस स्टडी से बात हो रही है, कभी बाइक लिख के भेज दो वहाँ पे, है ना। बाइक तो मेरे पास नहीं है भाई, इज दैट क्लियर? तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट डिस्कस अबाउट योर स्टडी पैटर्न। आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों प्लीज़ पूछो, नो इशू। वी आर नॉट जस्ट ए टीचर। आप लोग, हम सबके सब नॉर्मल सी बात है, आप मेरे बच्चों की उम्रों के हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा राइट है। और सर ने एक चीज़ बताई थी आपको, जो हमारे फाउंडर सर हैं मिस्टर नकुल, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सच में फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है। हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है। जिसको जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, ठीक है, यही हमारे लिए रिवॉर्ड होगा आपका। एंड जय भारत, जय भारती। और लास्ट में स्लोगन आपका, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।